तो हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि हम लोग उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा को मद्देनजर रखते हुए असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए सामान्य जीके के जो क्वेश्चन आते हैं, 30 क्वेश्चन आते हैं, उनके प्रैक्टिस सेट को डिस्कस कर रहे थे। तो अभी तक हम लोगों ने 4 प्रैक्टिस टेस्ट को खत्म कर लिया है। ये 5वां प्रैक्टिस सेट होगा और ध्यान देने योग्य बात यह है कि हम लोग घटना चक्र की जो प्रैक्टिस सेट है उसको हल कर रहे हैं। तो सबसे पहले आज का पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, साहित्यिक चोरी का पता लगाने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले सॉफ्टवेयर की पहचान करना है। पहला है मेंडले, दूसरा है टर्निटिन, तीसरा है कंपाइलर, चौथा है ऑथेंटिकेट। अब इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं। पहले ऑप्शन में है केवल ए एंड बी, दूसरे ऑप्शन है ए बी सी, तीसरा ऑप्शन है ए बी डी और तीसरा ऑप्शन है बी डी। तो साहित्यिक चोरी का पता लगाने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले जो सॉफ्टवेयर हैं वो है टर्निटिन और ऑथेंटिकेट। टर्निटिन और ऑथेंटिकेट। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा बी एंड डी। तो डी आंसर इसमें सही होगा। टर्निटिन एक मौलिकता जांच और साहित्यिक चोरी रोकथाम सेवा है जो आपके लेखन की गलतियों या अनुचित नकल को जांचता है। ऑथेंटिकेट भी सॉफ्टवेयर आधारित प्रमाणक है जो समय आधारित वन टाइम पासवर्ड और HMC आधारित वन टाइम पासवर्ड का उपयोग कर साहित्यिक चोरी को रोक सकता है। दूसरा क्वेश्चन है, CBOD का पूर्ण नाम क्या है? CBOD का हमें फुल फॉर्म बताना है। पहला ऑप्शन है आपका कोऑपरेटिव बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, दूसरा है कॉमन बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, तीसरा ऑप्शन है कार्बोनिफेरस बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड और लास्ट ऑप्शन है क्लासिफाइड बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों, ऑप्शन सी सही होगा। जो CBOD का पूरा नाम क्या है? कार्बोनिफेरस या कार्बोनियस केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, कार्बोनियस बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो CBOD का फुल फॉर्म क्या है? कार्बोनेसियस बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। CBOD द्वारा केवल कार्बोनेसियस स्रोतों से घुलित ऑक्सीजन की कमी को मापा जाता है। यह जल में कार्बन आधारित पदार्थों को विघटित करने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा को दर्शाता है। यह जल निकाय में कार्बनिक प्रदूषण के स्तर को भी सूचित करता है। CBOD जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के समग्र स्वास्थ्य एवं स्थिरता का निर्धारण करने में एक महत्वपूर्ण कारक की भूमिका निभाता है। तीसरा क्वेश्चन है, शिक्षण के दौरान विद्यार्थियों की अधिकतम सहभागिता किसके द्वारा संभव है? पहला ऑप्शन है व्याख्यान पद्धति, दूसरा ऑप्शन है निदर्शन पद्धति, तीसरा ऑप्शन है आगमनात्मक पद्धति और चौथा ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक पद्धति। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा निदर्शन पद्धति होगा। तो शिक्षण के दौरान विद्यार्थियों की अधिकतम सहभागिता निदर्शन पद्धति के द्वारा ही संभव है। यह पद्धति सीखने के सिद्धांत पर आधारित होती है। इस पद्धति का उपयोग कक्षा में संज्ञानात्मक, भावात्मक एवं मनोसंचालक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो सही ऑप्शन क्या होगा? तीसरे का सी होगा। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के अनुसंधान के सारांशों या निष्कर्षों को अन्य स्थितियों से सामान्यीकृत नहीं किया जा सकता है? पहला ऑप्शन है ऐतिहासिक अनुसंधान, दूसरा ऑप्शन है वर्णनात्मक अनुसंधान, तीसरा ऑप्शन है प्रायोगिक अनुसंधान और चौथा ऑप्शन है करणात्मक तुलनापरक अनुसंधान। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों ए होगा। 4 नंबर का जो सही आंसर होगा वो ए होगा। तो ऐतिहासिक अनुसंधान में सारांशों या निष्कर्षों को अन्य स्थितियों से सामान्यीकृत नहीं किया जा सकता है। वस्तुतः ऐतिहासिक अनुसंधान विधि का संबंध भूतकाल से होता है। यह भविष्य को समझने के लिए भूतकाल का विश्लेषण करती है। जॉन डब्ल्यू बेस्ट के कथनानुसार ऐतिहासिक अनुसंधान का संबंध ऐतिहासिक घटनाओं के वैज्ञानिक विश्लेषण से है। इसके विभिन्न पद भूत के संबंध में एक नई सोच पैदा करते हैं। इसका संबंध वर्तमान एवं भविष्य से होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिचयन के निम्नलिखित प्रकारों में से किसको विवेक सम्मत प्रतिचयन के रूप में जाना जाता है? पहला है कोटा प्रतिचयन, दूसरा है सुविधानुसार प्रतिचयन, फिर है संगुच्छ प्रतिचयन और लास्ट ऑप्शन है समप्रयोजनात्मक प्रतिचयन। तो इसमें सही ऑप्शन होगा डी। तो समप्रयोजनात्मक प्रतिचयन गैर प्रायिकता प्रतिचयन की एक ऐसी क्रियाविधि है जो सामान्य रूप से प्रयोग में लाई जाती है। इसे ऐच्छिक प्रतिचयन या उद्देश्यपूर्ण प्रतिचयन भी कहते हैं।
इसमें शोधकर्ता अपने निर्णय विवेक के आधार पर करता है। इसे विवेक सम्मत प्रतिचयन भी कहा जा सकता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, 6वां क्वेश्चन, समष्टि सूचना पैरामीटर है। समष्टि सूचना पैरामीटर है, जबकि संगत सैंपल सूचना को क्या कहा जाता है? संगत सैंपल सूचना को क्या कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन है यूनिवर्स या समष्टि, दूसरा है अनुमान, तीसरा ऑप्शन है प्रतिचयन अभिकल्प और चौथा ऑप्शन है सांख्यिकी। तो सही ऑप्शन क्या होगा? डी सही ऑप्शन होगा। संगत सैंपल सूचना को सांख्यिकी कहा जाता है, जबकि समष्टि सूचना पैरामीटर है। समष्टि सूचना पैरामीटर है और संगत सैंपल सूचना को सांख्यिकी कहा जाता है। पैरामीटर किसी आबादी की विशेषता है, जबकि सांख्यिकी नमूने की विशेषता है। तो पैरामीटर किसी आबादी की विशेषता है, ये किसी आबादी की विशेषता है, जबकि सांख्यिकी ये नमूने की, जो हम कोई मॉडल बनाते हैं उसकी विशेषता होती है। निम्नलिखित में से कौन कौन से प्रदूषक अम्लीय वर्षा के लिए, एसिड रेन के लिए कारक है? पहला ऑप्शन है नाइट्रिक ऑक्साइड, दूसरा है नाइट्रोजन ऑक्साइड, तीसरा कार्बन मोनोऑक्साइड, चौथा सल्फर डाइऑक्साइड और पांचवा मीथेन। तो हमें जो विकल्प दिए हुए हैं उनमें से चुनना है। तो पहला विकल्प है आपका ए बी सी, दूसरा विकल्प है ए बी डी, तीसरा विकल्प है आपके पास बी सी डी, चौथा विकल्प है आपके पास सी डी ई। तो मीथेन कहीं से कहीं तक ये अम्लीय वर्षा के लिए कारक नहीं है, तो एक ऑप्शन तो आपका हट गया। फिर है नाइट्रिक ऑक्साइड, हाँ नाइट्रिक ऑक्साइड तो है, तो दूसरा ऑप्शन भी आपका हट जाता है। फिर इसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड भी कारक होता है और सल्फर डाइऑक्साइड ये भी कारक होता है, तो याद रखिएगा सही ऑप्शन होगा इसका ए बी डी। तो अम्लीय वर्षा के लिए जो महत्वपूर्ण कारक हैं वो नाइट्रिक ऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है और सल्फर डाइऑक्साइड है। तो अम्लीय वर्षा या जिसे हम एसिड रेन कहते हैं के मुख्य कारक नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड है। अम्लीय वर्षा के बारे में पहली बार 1852 में स्कॉटिश रसायनविद रॉबर्ट एंगस स्मिथ ने जानकारी दी थी। अम्ल वर्षा का पीएच मान 5 से कम होता है, ये याद रखिएगा, जब वायुमंडल में मानव जनित कारकों से तथा कुछ प्राकृतिक कारकों जैसे जलवायु या जैसे ज्वालामुखी विस्फोट आज से सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड आज वायुमंडल में उत्सर्जित होते हैं तथा वर्षा जल के साथ घुलकर भूमि पर गिरते हैं, तब इससे पेड़ पौधे, जीव जंतु तथा इमारतों को काफी नुकसान पहुंचता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताजमहल पर मुख्यतः निम्नलिखित में से किसके प्रतिकूल प्रभाव की आशंका? पहला ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड, दूसरा है क्लोरीन, तीसरा है ऑक्सीजन, चौथा है हाइड्रोजन। तो आपने सही सोचा होगा, सही ऑप्शन होगा इसमें ए यानी सल्फर डाइऑक्साइड। तो ताजमहल पर मुख्यतः सल्फर डाइऑक्साइड के प्रतिकूल प्रभाव की आशंका है। 9वां क्वेश्चन है, प्रत्येक कंप्यूटर जो इंटरनेट से जुड़ा है उसमें निश्चित रूप से क्या होता है? उसमें निश्चित रूप से पहला ऑप्शन है एलईडी डिस्प्ले, दूसरा है टर्सरी मेमोरी, तीसरा है आईपी एड्रेस और चौथा है स्विच। तो प्रत्येक कंप्यूटर जो इंटरनेट से जुड़ा है उसमें निश्चित रूप से आईपी एड्रेस होना चाहिए, जिससे हम कंप्यूटर के एड्रेस को पता लगा सकें, है ना। प्रत्येक कंप्यूटर जो इंटरनेट से जुड़ा है उसमें निश्चित रूप से आईपी एड्रेस होगा। इससे इंटरनेट पर उपयोगकर्ता की पहचान होती है। उसका पूरा नाम क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर किसका प्रयोग किया गया था? पहला ऑप्शन है मशीनी भाषा, दूसरा ऑप्शन है ट्रांजिस्टर, तीसरी ऑप्शन है असेंबली भाषा, चौथा ऑप्शन है सर्किट। तो द्वितीय पीढ़ी कंप्यूटर में वैक्यूम के स्थान पर ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था, ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था। बी ऑप्शन इसमें सही होगा, ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया गया था। कंप्यूटर मेमोरी पाई जाती है जीबी, तो जीबी में जीबी का अर्थ क्या है? पहला ऑप्शन है गीगाबाइट, दूसरा है ग्रांड बाइट, तीसरा है ग्रुप बाइट और चौथा है गामा बाइट। तो जीबी का फुल फॉर्म क्या है? गीगाबाइट, सही ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक यंत्र सामग्री नहीं? पहला ऑप्शन है प्रिंटर, दूसरा कीबोर्ड, तीसरा माउस, चौथा प्राचलन तंत्र। तो प्राचलन तंत्र जिसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, ये यंत्र नहीं है अभी, तो ये एक क्या है? ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरण है, जबकि प्रिंटर, कीबोर्ड और माउस ये सब क्या है? कंप्यूटर हार्डवेयर के उदाहरण है। 13वां क्वेश्चन है, कंप्यूटर को दिशा देने वाले निर्देशों के समूह को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है मेमोरी, दूसरा ऑप्शन है स्टोरेज, तीसरा ऑप्शन है प्रोग्राम, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उपरोक्त में से एक से अधिक हो। तो इसमें जो कंप्यूटर को दिशा देने वाले निर्देशकों के समूह को क्या कहा जाएगा? तो प्रोग्राम
कहा जाता है, प्रोग्राम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन है, संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वार्षिक बजट प्रस्तुत किया जाता है? पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 110, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 112, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 115 और चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 118। तो संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं है, ये याद रखिएगा। संविधान में बजट शब्द का उपयोग नहीं है, उसके स्थान पर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या जिसे हम वार्षिक वित्तीय विवरण कहते हैं शब्द का उल्लेख किया गया है। और भारत में वार्षिक वित्तीय विवरण राष्ट्रपति की ओर से वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। और किस आर्टिकल के अंतर्गत? तो अनुच्छेद 112 के अंतर्गत। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा। अब है, निम्नलिखित में से कौन से क्रांतिकारी सिल्क पत्र संयंत्र से संबंधित है? सिल्क पत्र संयंत्र से संबंधित कौन से क्रांतिकारी हैं? पहला ऑप्शन है सूर्य सेन, दूसरा है अब्दुल्ला सिंधी, तीसरा ऑप्शन है बीडी सावरकर, चौथा है महेंद्र प्रताप। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों वो होगा बी नंबर, अब्दुल्ला सिंधी। ये सिल्क पत्र संयंत्र से रिलेटेड है। सिल्क पत्र संयंत्र 1913 व 1920 के मध्य देवबंदी नेताओं द्वारा संचालित एक आंदोलन था, जिसका उद्देश्य भारत को ऑटोमन साम्राज्य, जर्मनी और अफगानिस्तान के संयोग से ब्रिटिश शासन से मुक्ति दिलाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन है? पहला ऑप्शन है शनि, दूसरा बुध, तीसरा चंद्रमा, चौथा अरुण। तो सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि है, याद रखिएगा। तो शनि सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। शनि का भूमध्य रेखीय व्यास लगभग कितना है? 1,20,456 किलोमीटर। ये शनि का भूमध्य रेखीय व्यास है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह तो कौन है? सबसे बड़ा ग्रह तो बृहस्पति है। बृहस्पति ये सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे छोटा ग्रह तो बुध है, सबसे छोटा ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? पहला ऑप्शन है 1996, दूसरा 97, तीसरा 1998 और चौथा ऑप्शन है 1995। तो क्रेडिट कार्ड जो योजना है ये 1998 में प्रारंभ की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था? किसानों को कृषि गतिविधियों के लिए बिना किसी बाधा के समय पर ऋण उपलब्ध कराना। भारत सरकार किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत किसानों को ब्याज पर 2% की आर्थिक सहायता देती है और समय पर ऋण चुकाने वाले किसानों को 3% की भुगतान छूट भी, कहीं ना कहीं प्रोत्साहन छूट भी दी जाती है। अब है 18वां क्वेश्चन, वर्ष 2015 के पूर्व योजना आयोग तथा राज्य सरकारों के बीच समन्वयकर्ता का कार्य निम्नलिखित में से कौन करता है? तो पहला ऑप्शन है राष्ट्रीय एकीकरण परिषद, दूसरा है वित्तीय आयोग या जिसे हम फाइनेंस कमीशन कहते हैं, तीसरा है राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें सही ऑप्शन होगा नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल या राष्ट्रीय विकास परिषद 2015 के पूर्व योजना आयोग तथा राज्य सरकारों के बीच समन्वयकर्ता का कार्य करती थी। तो योजना के निर्माण में राज्यों की भागीदारी होनी चाहिए, इस विचार को स्वीकृत करते हुए सरकार ने एक प्रस्ताव द्वारा 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल गठन किया था। 2015 के पूर्व यह देश की पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन करती थी। प्रधानमंत्री इस परिषद के अध्यक्ष हुआ करते थे। इसके सदस्यों में केंद्रीय मंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक तथा योजना आयोग के सदस्य भी इसमें शामिल होते थे। वर्तमान में योजना आयोग की जगह किसने ले ली है? नीति आयोग ने ले ली। जबकि राष्ट्रीय विकास परिषद की संरचना अभी भी बनी हुई है, लेकिन उसका इंपॉर्टेंस कम कर दिया गया है कुल मिला के। निम्नलिखित में से कौन अतिवादी नहीं था? पहला है ऑप्शन है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दूसरा लाला लाजपत राय, तीसरा है बिपिन चंद्र पाल और तीसरा ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक। तो हमने 3 लाल बाल पाल के बारे में सुना ही होगा। तो लाल भी हैं, बाल भी हैं, पाल भी हैं। तो अतिवादी कौन नहीं थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ये मॉडरेट थिंकर थे या मॉडरेट नेता थे, कांग्रेस के ये मॉडरेट नेता थे। अब हमें कौन सा सुमेलित नहीं है उसको बताना है। तो संग्रहालय और स्थान, तो क्राफ्ट संग्रहालय क्या लखनऊ में है, ग्लास संग्रहालय क्या वाराणसी में है, राजकीय पुरातत्व संग्रहालय क्या कन्नौज में है और डाक टिकट संग्रहालय क्या सहारनपुर। दोस्तों जो ग्लास संग्रहालय है ये वाराणसी में नहीं, ग्लास संग्रहालय है ये कहाँ है? ये फिरोजाबाद में है। जबकि जो क्राफ्ट संग्रहालय है ये लखनऊ में है।
राजकीय पुरातत्व संग्रहालय कन्नौज में है और डाक टिकट संग्रहालय सहारनपुर में। लेकिन जो ग्लास संग्रहालय है ये फिरोजाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि ब्रिटिश शासन भारत से निकलने वाला खून का एक दरिया? तो ये किसने कहा था? पहला ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, दूसरा है गोपाल कृष्ण गोखले, तीसरा ऑप्शन है जीवी जोशी और चौथा ऑप्शन है महात्मा गांधी। तो इसमें सही ऑप्शन होगा 1 नंबर, यानी दादा भाई नौरोजी ने कहा था कि ब्रिटिश शासन भारत से निकलने वाला खून का एक दरिया। ब्रिटिश शासन के दौरान दादा भाई नौरोजी, आर सी दत्ता आदि राष्ट्रवादियों ने भारत से धन के बहिर्गमन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, ये भी याद रखिएगा। फिर है पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य। तो पहला है ऑप्शन कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना, दूसरा है रोजगार सृजन को बढ़ावा देना, तीसरा ऑप्शन है जनता को राजनीतिक रूप से जागरूक बनाना और चौथा ऑप्शन है जनता को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी के योग्य बनाना। तो सही ऑप्शन होगा दोस्तों डी होगा। पंचायती राज क्या उद्देश्य है? जनता को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी के योग्य बनाना, ये उसका उद्देश्य है। तो बेसिकली पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? जनता को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी के योग्य बनाना। बलवंत राय मेहता समिति जो कि 1957 में आई थी, ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना की सिफारिश की थी, जो अंतिम रूप से पंचायती राज के रूप में परिणित हुई। और 73वां जो संविधान संशोधन हुआ था, 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1992 में। उसके माध्यम से पंचायती राज सिस्टम में भारत में लागू किया गया और इसी से संवैधानिक दर्जा भी दिया गया। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेख मैं नास्तिक क्यों हूँ किसने लिखा था? तो पहला ऑप्शन है रासबिहारी बोस, दूसरा है भगत सिंह, तीसरा सुभाष चंद्र बोस, चौथा ऑप्शन चंद्रशेखर आजाद। तो मैं नास्तिक क्यों हूँ ये लेख किसका था? भगत सिंह का था। तो भगत सिंह द्वारा 1930-31 में अपने कारावास के समय ये लेख लिखा गया था, वाई आई एम अथेइस्ट। 24वां ऑप्शन जो क्वेश्चन है, जनगणना 2011 कौन सा जनगणना सर्वेक्षण था? आपका ऑप्शन है 13, 14, 15 या 16वां। तो इसमें सही ऑप्शन होगा दोस्तों ये 15वां, यानी सी सब क्वेश्चन सी आंसर सही होगा। 15वां जनगणना सर्वेक्षण था। तो जनगणना 2011 भारत का 15वां जनगणना सर्वेक्षण था। पहली बार जनगणना कब हुई थी? 1872 में। उस समय ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में ये हुई थी। जनगणना का कार्य भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा देखा जाता है। तो जनगणना कार्य कौन देखता है? गृह मंत्रालय देखता है। अब है लिखा पानी हिमनद भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? पहला ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है सिक्किम, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई। तो बेसिकली जो लिखा पानी हिमनद है अरुणाचल प्रदेश में, तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा। और जो लिखा पानी हिमनद है भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में भारत और म्यांमार सीमा पर स्थित है ये। सिक्किम राज्य के प्रमुख 2 दर्रे हैं वो कौन कौन से हैं? नाथुला है और जेलेपला है। हिमाचल प्रदेश के जो प्रमुख रूप से दर्रे हैं वो है सिपकिला, रोहतांग और बड़ालाचला। अब है 26वां क्वेश्चन, तो संघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के शासनाध्यक्षों की परिषद की 23वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई थी? तो पहला ऑप्शन है इस्लामाबाद, दूसरा लाहौर, तीसरा बीजिंग, चौथा मॉस्को। तो सही ऑप्शन होगा इस्लामाबाद में आयोजित हुई थी। एससीओ के सदस्यों के शासनाध्यक्षों की परिषद की जो 13वीं बैठक हुई थी ये 15 से 16 अक्टूबर 2024 को मध्य पाकिस्तान के इस्लामाबाद में आयोजित की गई थी। इस बैठक में भारत की तरफ से एस जयशंकर ने भाग लिया था। फिर है 27वां क्वेश्चन, तो 9वें आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2024 में भारत ने फाइनल मुकाबले में किसे हराकर अपना दूसरा पुरुष टी20 विश्व कप जीता? तो ये आपको पता ही होगा, भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराया था। हुआ कब था ये मैच? तो 1 से 29 जून 2024 के मंथ ये हुआ था और भारत ने अभी तक टोटल 2 टी20 वर्ल्ड कप जीत चुका है। 28वां क्वेश्चन है, भारत का पहला डार्क स्काई पार्क किसे घोषित किया गया? आपके ऑप्शन है पेंच बाघ अभ्यारण्य, फिर है दूसरा ऑप्शन इंद्रावती बाघ अभ्यारण्य, तीसरा ऑप्शन है अचानक बाघ अभ्यारण्य और चौथा ऑप्शन है उदंती सीतानदी बाघ अभ्यारण्य। तो भारत का पहला डार्क स्काई पार्क पेंच बाघ अभ्यारण्य को घोषित किया गया। यह एशिया का 5वां डार्क स्काई पार्क है। पेंच अभ्यारण्य मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में विस्तृत है। 29वां क्वेश्चन है, वैश्विक इंडिया एआई शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये पहला ऑप्शन है कोलकाता, दूसरा ऑप्शन है जयपुर,
तीसरा ऑप्शन है नई दिल्ली, चौथा ऑप्शन है अहमदाबाद। तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। नई दिल्ली में आयोजित किया गया था ये भारत मंडपम नई दिल्ली में वैश्विक एआई शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था और इसका आयोजन केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वन और वृक्षारोपण है? पहला ऑप्शन है 21.76, 25.17, तीसरा ऑप्शन है 24.56 और लास्ट ऑप्शन है 30.33%। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों बी होगा 25.17% देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वन एवं वृक्षारोपण आरक्षित है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार। तो 30 क्वेश्चन यहाँ से हमारे कंप्लीट होते हैं। होप कि आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है दोस्तों। अगर इसको सीरीज को आप कंटिन्यू करवाना चाहते हैं और आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करें। इसी चैनल पे दोस्तों सामान्य जीके की जो थ्योरी सेक्शन है ना 30 नंबर का वो भी चल रहा है। तो इसमें 2 यूनिट कवर की जा चुकी है करंट अफेयर की और दूसरी जो रिसर्च मेथोडोलॉजी और टीचिंग एप्टीट्यूड की जो यूनिट है दोनों यूनिट कवर की जा चुकी हैं। 5 यूनिटों को कवर कर दिया जाएगा क्योंकि आपका पेपर अब अप्रैल में चला गया है। थोड़ा सा आराम से इसको आप पढ़ते रहिए तो उसको भी उसका फायदा भी आप उठा सकते हैं। और घटना चक्र का ये कंटेंट है तो बहुत ही महत्वपूर्ण। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।